हेलो 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 हेलो। आवाज़ आ रही है भाई? लाइव क्लास में आवाज़ आ रही है? राधे राधे जी। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। उसको खोल दो वैष्णवी, दरवाजे को खोल दो। नहीं लग रहा? पीछे करके लगाओ थोड़ा। स्टॉपर पीछे करके लगाओ, हाँ। हाँ जी। लास्ट लेक्चर पे कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग? हम्म। यार आप लोग थोड़ा ध्यान रखा करो, ये अच्छी नहीं लगती बातें। तब आप बात को समझो, ये संस्था की एसेट है। अनुज जी इसको रहने दो, ये बच्चे बार बार आते हैं यार बाहर। संस्था का एसेट है ये। अच्छा लगता है कि कोई कॉलेज की क्लास थोड़ी है यार। मतलब मेरे घर में एक डॉगी है, वो भी जहां बैठता है तो वो साफ करती है पहले, तब बैठती है। गंदी जगह बैठती नहीं है। और आपको पता है ये किसने कर रखी है चित्रकारी? नहीं नहीं, झूठ। यश बाबू, ये नई बात नहीं है। यू नो द नेम ऑफ दैट पर्सन। क्या बात कर रहा है यार भाई? इससे क्या हो जाएगा? आपको भी पता है, भूमिका को भी पता है, इसको भी पता है, तीनों को पता है। जाके देखो पीछे। दिस इज नॉट द गुड थिंग यार। मतलब आप लोग खुद बताओ, क्या ये सही है क्या? ये गलत है। कंपनी ने इतना पैसा खर्च करा, आपको बढ़िया फर्नीचर दिया लगा के, आप उसको वेस्ट कर रहे हो। कोई नाम लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई जरूरत है क्या यार? उस पे नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है। और मैंने प्यार से कितनी बार वार्न किया है, कितनी बार मैंने 7-8 बार वार्न किया क्लास में कि ना मत लिखा करो इस पे, सीट पे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो बेचारे उतारने में उनके हाथ घिस जाते हैं, क्योंकि अपन तो उनको बोलेंगे भाई साफ कर इसको, तो अच्छा लगता है क्या, आप बताओ? नहीं तो इनको हटवा देते हैं यहाँ से, और कुर्सी लगवा देते हैं नॉर्मल, उन पे लिख लेना जो लिखना है। तबीयत कैसी है भाई? ए, सुना तबीयत बड़ी खराब चल रही है आजकल। क्या हो गया? वो तो मेरे को भी था। क्या? क्या बढ़ जाता है? नहीं 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 नहीं, गुस्से का बुखार से लेना देना नहीं होता है। सब्जेक्टिविटी है। तेरा जन्मदिन था कल? जन्मदिन बाद में है इसका? इसका हाँ, साल में लड़कों का वैसे 2 बार ही आता है। मतलब जनरली लड़कों का जन्मदिन साल में 2 बार आता है। चलिए। अच्छा सुनो, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? अरे 80 डबल डी हो गया था, 80 यू तक हो गया। एक बार इधर आओ जरा।
और ये जो भी है ना यार, इसको ना प्लीज आप लोग प्यार से समझा देना भाई। तेरा नाम पता चल गया ना, हालांकि उसमें निकल आएगा क्योंकि कैमरा सिर पे ही लगा हुआ है। अब वही है, वो ढूंढेगा आधे घंटे में कौन है, तब जाके समझ में आएगी बात। और फिर जो मैं इसका जीना हराम करूंगा ना क्लास में। और गलती से वो निकल गया ना जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, तो इसका वजन हल्का कर दूंगा 5 किलो। है, वो नहीं है? अच्छा, फिर ठीक है। हाँ मतलब, लगता तो नहीं है वो ये सब हरकतें करता होगा, छोटे बच्चों वाली। आइए प्लीज, एक बार यहाँ पे आइए। सेक्शन 80 EE है ना? चलो, 80 EE। अच्छा, मैं ना ये दो सेक्शन पढ़ा के ना कैपिटल गेन शुरू करूंगा फिर, ठीक है? उसके बाद 80C कैपिटल गेन के साथ साथ कर लेंगे, क्योंकि अब टाइम नहीं है उतना, 1.5 घंटे की क्लास लगी है आज भी। हाँ, कौन से वाले? नहीं, मैंने कल ही भेज दिए थे रात को। नहीं, मुझे मैसेज करने से नहीं, मैंने कल रात को डिलीवर कर दिए थे जहाँ से नोट्स आते हैं आपको। नहीं आए क्या? ठीक है, मैं डलवाता हूँ क्लास के बाद। मैं डलवाता हूँ क्लास, आ गए होंगे यार। मतलब आई डोंट नो क्यों नहीं आए, मुझे नहीं पता, वो आप देखो। मैंने तो आप कल शाम को ही डिलीवर कर दिए थे। नहीं आए तो अभी मैं बोल दूंगा दोबारा से, एक बार डाल देंगे वो। क्या? क्या चीज? अरे मैं अभी बोल देता हूँ यार, अभी डाल देंगे वो, उसमें क्या है। चलो, सेक्शन 80 EE। सेक्शन 80 EE, इंट्रोड्यूस्ड वाइड फाइनेंस एक्ट 2016। याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा सेक्शन है। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड है, वो समझते हैं। आप बंद कर सकते हो, किसी को आना तो मुझे लगता नहीं है, बंद कर दो, बंद कर दो गेट। आ रहे हैं? अच्छा, देखो इधर, थोड़ा सा समझो बात को। हेडिंग क्या है? तो सुनो एक बार, हेडिंग क्या है देखना। देखो, एक बार हेडिंग पढ़ो, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। यहां पे बोरोड कैपिटल नहीं लिखा है, क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल एचपी। दिस इज द केस। अब एक बात बताओ,
मेरे को एक बात बताओ, जब हम इसकी बात करते हैं, जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें एक सेक्शन याद आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। हम लोग इसको शॉर्ट में आरएचपी लिखा करते थे। किसकी बात हो रही है यहां पे कुलदीप? यहां पे बात सेल्फ ऑक्यूपाइड की हो रही है या लेट आउट की हो रही है या दोनों की हो रही है? क्या लगता है? दोनों की हो रही है। प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? प्रॉपर्टी होनी चाहिए आरएचपी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। हाँ या ना भाई? प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब मेरे को चाहिए इसमें दो बातें करनी है यहां पे। एक, हमने सेक्शन पढ़ा था आरएचपी के लिए, याद होगा आपको, सेक्शन 24 क्लॉज बी, याद है? और एक हमने सेक्शन पढ़ा था सेक्शन 80EE, और एक और पढ़ेंगे इसी के साथ 80EE ए। ऐसे हम लोग ये सेक्शंस पढ़ेंगे। इधर क्या होता था याद है? इधर बताओ सर। इधर एक्चुअल में दो बातें होती थी ऐसे, एलओपी, एसओपी। एसओपी है, सो वी नीड टू चेक द स्कीम 115 बीएसी नॉट अलाउड, मिलेगा ही नहीं, ऐसे ही पढ़ा था ना। और अगर ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करते हैं तो, अगर ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करते हैं तो डिडक्शन शैल बी अलाउड, बट दिस डिडक्शन विल बी क्या? ये डिडक्शन होगा 2 लाख या फिर 30,000, 2 लाख या फिर 30,000, है ना? सो इट इज रिलेटेड टू द लिमिट। और यहां पे क्या था साहब? यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिजीम विजीम का चक्कर भी नहीं है, याद है? और कोई लिमिट का चक्कर भी नहीं है, याद आया? तो मुझे एक सवाल पूछना है आपसे, अगर कोई लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है तो बंदा जनरली एलओपी, अगर वो एलओपी का केस है तो यार वो तो यहीं ले लेगा ना डिडक्शन। वो यहां क्यों आएगा? यहां कौन आएगा? यहां कौन आएगा? तो यहां एक्चुअल में वो आदमी आएगा जिसका एसओपी होगा, जिसका इंटरेस्ट 2 लाख रुपए से ज्यादा होगा। मैक्सिमम एलिजिबिलिटी पकड़ते हैं, 2 लाख से ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 2,80,000 होगा। कितना होगा? 280 होगा। 280 का होगा यहाँ पे सिस्टम। अभी जो ये 280 का सिस्टम है ना, सो दिस 280 एक्चुअल में क्या रहेगा? 2 लाख रुपए तक तो यहां चला गया। हाँ जी, 2 लाख तक तो यहां पे चला गया। बोलो, अब 2 लाख के ऊपर 80,000 रुपए बच गया, मान लो 280 के ऊपर 80,000 रुपए बच गया मान लीजिए। ऐसा ही है ना बेटा? अब 280 के ऊपर अगर 80 बच गया तो दो तो यहां ले लिया, बैलेंस बचा 80। तो अब वो 80 अगर ये सेक्शन नहीं था तो लैप्स कर जाएगा। तो अपन क्या करेंगे? यहां डालने की कोशिश करेंगे, बट एक्चुअल में ये सेक्शन के कुछ नियम और शर्तें हैं। 80EE जो है ना, इसके बहुत नखरे हैं। कैसे? आ जाओ, 80EE में देखो क्या लिखा है। पहली चीज, हु इज एलिजिबल फॉर सेक्शन 80EE। सो हम यहां पे एलिजिबल मानते हैं सिर्फ किसको? चलो कम ऑन, 24B में हम एलिजिबल मानते थे इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, सबको मानते थे। अच्छा, लेकिन यहां पे हम सिर्फ किसको कह रहे हैं? बट दैट इंडिविजुअल रेजिडेंट भी हो सकता है और
नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, वो रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। बेटा उसको बंद कर दो अभी। एलिजिबल एक्सपेंडिचर, डिडक्शन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, डिफरेंस दोनों सेक्शन में साफ है। वहां डिडक्शन पेबल बेसिस पे भी मिल जाती थी, अगर इंटरेस्ट पेबल था, पे नहीं हुआ था एक्चुअल में, तो भी मिल जाती थी। बट यहां पे डिडक्शन कब मिलेगी? व्हेन द इंटरेस्ट इज एक्चुअली पेड। ओके, बाय द असेसी ऑन द लोन टेकन फ्रॉम बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। इंपॉर्टेंट बात है, 24B में डिडक्शन दोस्त या रिलेटिव से लिए गए लोन की भी मिल जाती थी, यहां पे सिर्फ बैंक या फाइनेंस कंपनी से आपने लोन लिया होगा तो डिडक्शन मिलेगी। फॉर द एक्विजिशन, ध्यान दीजिएगा, फॉर द एक्विजिशन, यानी कि यहां पे 30,000 वाली जो लिमिट थी उसका कोई यूज नहीं है। एक्विजिशन यानी कि परचेज, कंस्ट्रक्शन भी है तब भी नहीं मिलेगा। बेटा बंद कर दो ठीक से, एक्विजिशन पे बात कर रहे हैं हम लोग सिर्फ, यानी कि हम कहीं ना कहीं रेडी टू मूव इन मकान खरीदने की और बेचने की कोशिश कर रहे हैं। भाई रेडी टू मूव इन मकान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू गिव द बेनिफिट, किसको फायदा देने की कोशिश कर रहे हो आप? तो यू आर गोइंग टू गिव द बेनिफिट टू द हाउसिंग सेक्टर, यानी कि हाउस बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। तो 2016 के बजट में लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर डाली गई, उनको बोला गया लोन ले लो, ब्याज लगेगा, 24B इंटैक्ट है, कुछ बचेगा तो 80EE भी मिल जाएगा, राइट? तो एक तरीके से दोनों लोगों को फायदा दिया गया। लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, लोन ज्यादा लेंगे तो हाउसिंग्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो कुल मिला के यहां पे फोकस किस पे किया गया? एक्विजिशन पे। इंपॉर्टेंट बात, 80EE कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं मिलता है, ये बात याद रखिएगा। मान लीजिए आपने कंस्ट्रक्शन करा, उसने आपको उलझाया, कंस्ट्रक्शन वर्ड देके सारी शर्तें उसने 80EE की डाल दी, आप 80EE की डिडक्शन मत दे देना। 80EE सिर्फ और सिर्फ किसके लिए मिलता है? एक्विजिशन के लिए मिलता है। कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन, इन सब के लिए नहीं मिलता। क्लियर? अच्छा, इंटरेस्ट इज अवेलेबल, इंटरेस्ट पेड इज अवेलेबल एज डिडक्शन सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 50,000। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 50,000 रुपए की मैक्सिमम लिमिट है। कितने की? 50,000 रुपए की मैक्सिमम लिमिट है। व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE? लोन शुड बी सेंशन बाय अ बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड। लोन सेंशन होना चाहिए 1 अप्रैल 16 से लेके 31 मार्च 2017 तक, यानी कि सेक्शन जो है ना उसका सनसेट ऑलरेडी हो चुका है। आज की डेट में सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है, बट हाँ अगर कोई लोन होगा उस टाइम में जो 1 अप्रैल 16 को सेंशन हुआ होगा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो सेंशन हुआ होगा, तो उसका डिडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। लोन अमाउंट जो सेंशन हुआ है वो 35 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। आई एम टेलिंग यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? बस सिंपल समझ लो क्या है केस। वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, वर्ड क्या लिखा है? वैल्यू। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू नहीं लिखा तो मार्केट वैल्यू ले लेंगे पाजी। क्या ले लेंगे? मार्केट वैल्यू ले लेंगे। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट एक्सीड 50 lakhs। assessee should not own any residential house on the date of the सेंशन ऑफ लोन। उसके नाम पे कोई और मकान नहीं होना चाहिए जिस दिन उसको लोन सेंशन किया गया हो। डन? एक बार मेरे साथ कंडीशंस रिवाइज करो। 4 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, लोन सेंशन होना चाहिए 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 के बीच में। वैल्यू 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टोटल लोन 35 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 35 लाख रुपए तक चल जाएगा। और डेट ऑफ सेंशन ऑफ लोन की डेट पे बंदे के नाम पे कोई और मकान नहीं होना चाहिए। डन? अब मुझे एक बात बताओ, 50 लाख रुपए तक का मकान कहां पे आता है? 50 लाख रुपीस तक का जो मकान है वो कहां पे आता है? दिल्ली में आ जाएगा, आ जाएगा। दिल्ली आउटर्स में तो आ ही जाएगा, मिल जाएगा, फ्लैट मिल जाएगा 50 लाख रुपए तक का। उसके बाद पुणे वगैरह में भी मिल जाएगा, है ना, मेरठ में भी मिल जाएगा, छोटे शहरों में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बड़े शहरों की बात करें और डेवलप्ड स्टेट जैसे सिटीज है उनकी बात करें तो वहां पे मिलने वाला नहीं है। आज से 2-3 साल पहले तक, 4 साल पहले तक तो गुड़गांव में भी मिल जाता था 50 लाख रुपए तक का घर, गुड़गांव में मिल जाता था। अब नहीं मिलता। अब तो किसी के पास 50 लाख रुपए हैं तो उधर के रियल स्टेट की तरफ देखा भी नहीं जा सकता।
समथिंग सिचुएशन इज लाइक दैट। नहीं, वो आपके लॉ वाले सर पूछ रहे थे एक दिन की 2 करोड़ रुपए हैं तो मिल सकता है क्या, तो मिल जाएगा 2 करोड़ में, लेकिन वो वाला नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। कहते नहीं आपके वाले के जैसा चाहिए होगा। मैंने कहा मेरे वाले के जैसा तो 2 साल पहले 2 करोड़ होते तो मिल जाता, वैसे वाला 2 करोड़ रुपए तक का मिल जाता। नहीं तो भी मतलब सिटी वाइज क्या हो रहा है, सिटी वाइज रेट चेंज होता है ना, प्रॉपर्टी का रेट तो सिटी के हिसाब से होता है। अच्छा, सिटी के हिसाब से भी होता है, फिर सिटी में कहाँ लोकेशन है उस पर भी होता है, उस लोकेशन पे भी डिपेंड करता है ना कि आपने लिया कहाँ पे है। तो वो लोकेशन, सोसाइटी, बिल्डर्स, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि नहीं करता है ना। तो अभी पुराने अब जैसे मैं 5 साल पहले तक की बात करूं तो वहां पे भी मतलब 1 करोड़ तक में ठीक ठाक मिल जाता था रहने लायक। 1 करोड़ रुपए होंगे तो मिल जाएगा किसी को ठीक ठाक, मतलब रहा जा सकता है। लेकिन अभी सिचुएशन इतनी हाइप्ड है, तो अभी तो यहाँ पे भी इतनी हाइप्ड है, नियर बाय एरिया में जहां आप लोग बैठे हो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ भी 50 लाख रुपए का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 50 लाख का लिमिट डाल क्यों रखा है। तो एक्चुअल में 50 लाख रुपए में ना वो जो ईडब्ल्यूएस वाले फ्लैट होते हैं ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को बेचने के लिए बनाए जाते हैं। हर एक हाउसिंग कंपनी को बनाने ही पड़ते हैं। अगर वो अपना कोई लग्जरी प्रोजेक्ट बना रही है तो लग्जरी प्रोजेक्ट के बगल में उसको एक ईडब्ल्यूएस प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ता है। तो वो मिल सकता है, जैसे नोएडा में मिल सकता है, गाजियाबाद में मिल सकता है, तो वो ईडब्ल्यूएस वाला मिल सकता है, राइट। चलिए एडिशनल पॉइंट्स देखो, लेकिन गवर्नमेंट सेक्शन ला रही है तो हाउसिंग फॉर ऑल की स्कीम को सपोर्ट करने के लिए ला रही है। एडिशनल पॉइंट्स क्या है, वेयर डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 24B in respect of any interest while calculating income from house property, no deduction shall be allowed under section 80E। इंपॉर्टेंट बात है। अब मैंने कहा नो डिडक्शन शैल बी अलाउड, तो बच्चे ने ऐसे इंटरप्रिटेशन लगाया कि अगर मैंने 80EE में डिडक्शन लेनी है तो मेक श्योर करूंगा कि 24B में ना ले ली हो। ऐसा नहीं है। आपका टोटल इंटरेस्ट मान लो बना 2,30,000 का, तो 2 लाख का डिडक्शन आपने 24B में ले लिया फॉर एग्जाम्पल, तो बैलेंस कितना बचा 30,000। अगर सभी कंडीशन ऊपर वाली सेटिस्फाइड है तो वो जो पोर्शन आप 24B में नहीं ले पाए वो पोर्शन का यहां मिल जाएगा। देखो क्या लिखा है, लिखा है वेयर द डिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन 24B इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंटरेस्ट while calculating income from house property, no deduction is allowed under section 80EE in respect of such amount of interest. Only that portion of interest will be eligible for deduction under section 80EE for which no deduction is available under section 24B। हाउसिंग कंपनी का क्या मतलब है, रीड करके छोड़ दो। ये आपका सेक्शन यहाँ पे हो गया खत्म, सिंपल सा सेक्शन था। इसी के जैसा एक और सेक्शन 2019 में आया। फिर ये हाउसिंग कंपनी का मीनिंग रीड करके छोड़ दो फटाफट। हो गया, देख लिया क्या, आ जाओ बोर्ड पे। इसी के जैसा एक सेक्शन आया 2019 में, और ये सेक्शन एक्चुअल में 2019 में इलेक्शन के पहले एक बजट आया था। 2019 में इलेक्शन थे तो प्री इलेक्शन बजट आया था। तो प्री इलेक्शन बजट जो होता है ना, वो लोगों को थोड़ा वोट वगैरह का चक्कर रहता है उसके लिए, तो उसके लिए सेक्शन ले आए थे 80EE। नहीं, डिडक्शन का जो चैप्टर है इसने बहुत सरकारों को गिराया भी है और बहुत सरकारों को बनाया भी है, राइट। तो 80EE रेप्लिका तो नहीं बोल सकते, बट 80EE यानी कि रिफाइंड वर्जन ऑफ 80EE है ना।
थोड़ा सा 80EE को रिफाइन करके दिया। कैसे? 80EE में थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट थे ये लोग। कंडीशंस पे आएंगे हम सबसे पहले, बाकी चीजों को नहीं पढ़ेंगे, पहले पहले कंडीशंस पढ़ेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है वो कंडीशन से समझ आएगा। 80EE की डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको अपना जो लोन सेंक्शन कराना है वो कब से कब तक कराना है? अप्रैल 19 से मार्च 31, 2022 तक। अच्छा खासा टाइम दिया भाई, अच्छा खासा टाइम दिया। 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 22 तक का टाइम दिया। एसडीवी ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, देखो एसडीवी जो होती है ना ब्रैकेट खोल देती है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ब्रैकेट खोल देती है। अब जो प्रॉपर्टी की एसडीवी 45 लाख है, लेट मी क्लियर, जो प्रॉपर्टी की एसडीवी 45 लाख रुपए है उसका फेयर मार्केट वैल्यू लगभग लगभग 2 गुना होता है। कितना होता है? अप्रॉक्सीमेट 2 गुना होता है, 80-85 लाख रुपए। और अच्छी, ये जो मतलब एक अच्छी खासी लिमिट है, 45 लाख का एसडीवी इज अ गुड लिमिट। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू तो आपको पता ही है ना, सर्कल रेट को बोलते हैं। तो सर्कल रेट तो वो मिनिमम वैल्यू होती है जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में होती है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की, आया ना। अब क्या प्रॉपर्टी की वैल्यू सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से ही हम बेचते खरीदते हैं? नहीं। अब फिर डिमांड एंड सप्लाई के रेट्स उस पर लगते हैं, इन्फ्लेशन फैक्टर उसको कंट्रोल करता है। तो कुल मिला के वो प्रॉपर्टी का वैल्यू लगभग 90-95 लाख रुपए निकल के आता है, जिसका एसडीवी क्या है? जिसका एसडीवी क्या है? जिसका एसडीवी 45 लाख रुपए है। बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन क्या है, यहां पे वैल्यू नहीं लिखा, आप ध्यान से देखना यहां पे क्या लिखा है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लिखा है। तो जिसका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख रुपीस तक का है, तो ऐसी प्रॉपर्टी, अब सुनो यहां पे हुआ क्या, यहां पे इस तरीके की सिचुएशन आ गई कि भाई 45 लाख रुपए तक की एसडीवी, लोन सेंक्शन हुआ 19 से 31 मार्च 22 तक, और आगे पढ़ो क्या लिखा है, असेसी शुड नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ द सेंक्शन ऑफ लोन। क्या लोन पे कोई मैक्सिमम कैपिंग है कि कितने तक का लोन करा सकता है? चेक करो, कोई भी किसी तरह का कैप हो? कोई कैप नहीं है। आ जाओ डिडक्शन चेक करो। डिडक्शन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट paid by the assessee on the loan taken from bank or finance company for the acquisition of residential house property. Done? यहां पे भी बात किसकी हुई? एक्विजिशन की बात हुई। इंटरेस्ट पेड is available as deduction subject to the maximum limit of 1,50,000 per annum। 1,50,000 रुपए पर एनम की बात हम कर रहे हैं। डन? अच्छा, डिडक्शन किसे मिलेगी? इंडिविजुअल को मिलेगी, प्रोवाइडेड सच इंडिविजुअल इज नॉट एलिजिबल टू क्लेम अंडर सेक्शन 80EE। फॉर इंडिविजुअल मे बी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। परफेक्ट बात समझ आ गई क्या आपको? तो अपन बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में एक्विजिशन की। किसकी बात कर रहे हैं? एक्विजिशन की। डिडक्शन देंगे 1.5 लाख की। लोन कब से कब तक सेंक्शन होना चाहिए? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होगी? 45 लाख। असेसी शुड नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ द सेंक्शन ऑफ लोन। ये बात बिल्कुल सेम टू सेम लिखी है। इंपैक्ट समझ लो। आपका इंटरेस्ट अगर 2,90,000 रुपए का बना, इसमें से 24B में कितना चला गया? 2 चला गया, तो बैलेंस 90,000 आपका लैप्स कर जाया करता था। एंड मजे की बात, आप इसे कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते थे। तो ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट का डिडक्शन आप 80EE में ले सकते हो, सब्जेक्ट टू 80EE की कंडीशंस आपने पूरी करी हो। 45 लाख का एसडीवी, 45 लाख का एसडीवी हो, आपका लोन 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 22 के बीच सेंक्शन हुआ हो, और मजे की बात सुनो, आपके नाम पे डेट ऑफ सेंक्शन के जिस दिन लोन सेंक्शन हुआ हो कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ना हो। अब सवाल आता है, एक बच्चे ने एक मेरे से बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा कि सर क्या एक प्लॉट हो सकता है मेरे नाम पे? मेरे नाम पे क्या एक प्लॉट हो सकता है? सो गाइस, प्लॉट हो सकता है, प्लॉट का इशू नहीं है, वो हो सकता है। बिकॉज जो प्लॉट रहता है ना, वो जनरली क्या है, उसे रेजिडेंशियल एचपी थोड़ी बोल सकते हो आप।
प्लॉट कोई रेजिडेंशियल एचपी होता है क्या? नहीं होता है ना। बात क्लियर है? एक बार गो थ्रू कर लो सेक्शन को, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। कुछ क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करेंगे एक बार हम लोग। ये आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड सेक्शंस थे, खत्म हो गए। इसके बाद 80 डबल जे डबल ए देख लेते हैं फटाफट। एक बार गो थ्रू करो सेक्शन को और क्वेश्चंस देखते हैं फिर इसके ना। हो गया? आ जाओ। यहां कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, एक बार देखो आप लोग। पढ़ना एक बार इसको, आराम से देखना। सेक्शन 80 डबल ई। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। कुलदीप घर गया था क्या? राखी पे घर गया था क्या? फिर ये इतनी सारी हैं? अच्छा, कुरियर के थ्रू पूरे गांव ने भेजी है क्या? तो अच्छा, तो कितनी कमाई हुई भाई? हैं? अच्छा, हाँ भाई, मिलेगा फ्यूचर में। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड हो गया। हाँ। है? अरे बता नहीं रही है, बताओ यार, अपन कौन सा मतलब, बताओ तो सही। अरे नहीं, मैं उसकी थोड़ी, हाँ, इससे पूछ रहा हूँ। क्या बात कर रही है? इधर 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 इधर। हाँ भाई, ठीक ठीक हो गई मतलब। महीने का खर्चा निकल गया कि नहीं? इधर, वैष्णवी, कुछ नहीं मिला है? अच्छा, 100 रुपए नहीं मिला? मिल गए कितने? कितने बोल रही है ये? अरे जोर से बोलो, टैक्स नहीं लगता। हाँ, टैक्स नहीं लगता उस पे। हाँ भाई, पीछे पीछे पीछे। हाँ, बढ़िया हो गया काम। कितना? 15,000 रुपये? नहीं, कम। अच्छा अच्छा, इधर इधर इधर। अच्छा, इधर इधर इधर, पीछे कोई बैठा है इधर? कोई नहीं है? हाँ। अच्छा, चलो भाई, बढ़िया है। ठीक है, तो 80 डबल ई का ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो आप फटाफट। कितना आएगा? मिस्टर ए purchased a residential house property for self occupation at a cost of 45 lakh. एक्विजिशन का केस है। कितने का खरीदा है? 45। 80 डबल ई में लिमिट 50 लाख की थी।
इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एक हाउसिंग लोन लिया 35 लाख रुपए का, 11% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेम डेट पे। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का केस था। अप्रैल 16 से मार्च 31 तक का ही केस था क्या? लोन वॉज सेंशन, लोन कब सेंशन हुआ? प्रॉपर्टी कब खरीदी? 1 अप्रैल 17 को। लोन कब सेंशन हुआ? बच गई जान। कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 under the provision of Income Tax Act 1961, assuming that entire loan was outstanding on 31st March 2025 and he does not own any other house property. शाबाश। कितना आएगा साहब? तो 35 लाख रुपए का लोन था और 11% के हिसाब किताब से कैलकुलेशन आएगी तो कितना आएगा? 385। बोलो भाई, है ना? 385 है ना? अरे बोलो, इसको लिमिट कितनी दोगे? लिमिट कितनी दोगे? 1 मिनट सुनो मेरी बात। इसको हम लिमिट कितनी देंगे वो सुनो। याद करो, जब हम एक्विजिशन के लिए लोन लिया करते थे तो, और वो लोन 1 अप्रैल 99 के बाद का हुआ करता था, परचेज का केस हुआ करता था और कंस्ट्रक्शन 5 साल या परचेज 5 साल के अंदर अंदर हो जाती थी, तो हमारी लिमिट 2 लाख की होती थी। तो 385 में से 2 लाख तो 24B में चला गया और 50,000 रुपए यहां मिल जाएगा। यहां पूरा नहीं मिलेगा, यहां कितना मिलेगा? 50,000, और बाकी लैप्स कर जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो आ जाओ इधर, एक बार ये सेक्शन भी गो थ्रू करो। 80EE और 80EE पढ़ो एक बार, केसेस पढ़ो। ABCD 4 केसेस हैं, 4 असेसी हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी। पढ़ो प्लीज, फटाफट से रीडिंग करो, फटाफट से रीडिंग करो। पहले मिस्टर ए का केस सॉल्व कर लेते हैं। मिस्टर ए, अमाउंट ऑफ लोन टेकन कितना? 43। कब आया? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लोन कब लिया? डिस्पर्समेंट कब हुई? इससे वैसे कोई मतलब नहीं होता। लोन का पर्पस क्या था? एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, खुद के रहने के लिए। और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी? 45 लाख। सेक्शन कौन सा लगेगा? 80EE लगेगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ बी के केस में। 45 लाख
क्या था, लोन का अमाउंट था, डिपॉजिट टेकन एनबीएफसी से 1 अप्रैल डिसबर्समेंट इस डेट पे हुई, एसडीवी कितनी थी, 48 लाख रुपए की एसडीवी थी। इस पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा सेक्शन लगेगा, 24B लगेगा। इस पे वो सेक्शन लग नहीं पाएगा आपका, 80EE फेल हो गया ना, सेक्शन नहीं लगेगा। अगला है लोन की अमाउंट 20 लाख, डिपॉजिट लिया, परचेज किया इलेक्ट्रिक व्हीकल, बहुत बढ़िया, पर्सनल यूज के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है, तो ठीक है, इस पे लगेगा सेक्शन 80EEB लगेगा। और ये 15 लाख का है, लोन कब लिया यार, एक बार इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेक्शन पता है कब से कब तक का लोन सेंक्शन होना चाहिए, लोन कब से कब तक, 1 अप्रैल 19 से मार्च 23 तक का है ना। अब आप रीड करना है इसको जरा, कब लिया लोन सेंक्शन, तो मामला खत्म। कौन सा सेक्शन, कोई सेक्शन नहीं मिलेगा क्या इसका, कुछ नहीं मिलने वाला। इस पे 80EE भी नहीं मिलेगा, चेक कर लो एक बार, वो डेट मिस हो गया उसका, ठीक है ना। तो अब आप एक एक करके, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल 22 लाख, 18 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, 9%, 10%, 10%। तो मिस्टर ए का केस तो बिल्कुल क्लियर है, 43 लाख का 9%, 887, भाई 387 आया, 387 में से 2 लाख निकाल दो, तो बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस बचेगा 187, उसमें से 1.5 लाख रुपए यहां मिल जाएगा, इजी। सेकेंड पॉइंट में 45 लाख का 9%, 2 लाख निकाल दो, बैलेंस कितना बचेगा, कितना बचेगा, 2.5, 2.5 बचेगा ना। और मिलेगा कितना, भाई हमें कितना मिलेगा, सिर्फ 1.5 ही तो मिलेगा, बात खत्म। सी केस देखो, 1.5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट रिस्ट्रिक्टेड होता है, टोटल इंटरेस्ट 2 है, मिलेगा कितना, 1.5 मिलेगा। और डी में कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अरे बोलो बच्चों, खत्म। उसके बाद आ जाते हैं हम, एक छोटा सा सेक्शन है, ये मैंने बोला था आपको घर पे पढ़ने के लिए, पढ़ लिया था क्या, स्टडी मैट से पढ़ लेते। 80GG और 80GG पॉलिटिकल पार्टीज को दिया हमने या इलेक्टोरल ट्रस्ट को दिया। एलिजिबल पर्सन कौन है, एलिजिबल पर्सन कौन है, 80GGB में कौन है, कौन है, इंडियन कंपनी। और जीजीसी में कौन है, एनी नॉन कॉर्पोरेट एसएससी, यानी कि इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एलिजिबल डोनेशन, डोनेशन गिवन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी recognized by election commission of, donation given to an electoral trust। quantum of deduction क्या होगा, deduction is equal to the amount of donation given, खुद को बड़ा प्रोटेक्ट किया इन्होंने, 100%। मोड ऑफ डोनेशन एनी मोड अदर देन, 2000 रुपए भी कैश में नहीं दे सकते आप यहाँ पे, वो रूरल डेवलपमेंट में तो 2000 रुपए कैश में डाल सकते थे ना, यहाँ नहीं डाल सकते। ये पढ़ाया था मैंने आपको। अच्छा, इसमें ना लास्ट क्लास में करेक्शन कराना था यार मेरे को, वो गलती से एक ना गड़बड़ हो गया था यहाँ पे, इधर एक करेक्शन कराना है, देखो यहाँ पे। आप सब लोग एक बार अपने नोट्स में जाके करेक्शन कर लेना, बाकी सारी चीजें तो ओके हैं एकदम। ये मैंने यहाँ पे ना आपको 10% लिखवा दिया था शायद, देखना। अच्छा, एक्चुअल रेंट पेमेंट करा दिया था, उसको करेक्ट कर लेना एक बार। देखो इसमें क्या था, क्वांटम ऑफ डिडक्शन कैसे था, amount of deduction shall be least of the following: rent paid over 10% of adjusted gross total income, 25% of adjusted GTI और 5000 पर मंथ। एक्चुअल कितना पे करा उससे कोई मतलब नहीं है, वो एक्चुअल को काट देना, वहां पे एक जो एक लिमिट गलत लिख दिया था हमने, ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना बस, बाकी सब ठीक है। मेरे को डिस्कस करना है आपसे ये वाला सेक्शन, सेक्शन 80JJAA, 80JJAA, उसको करेक्शन कर लो एक बार, फिर इसको डिस्कस करते हैं। JJAA को डिस्कस करते हैं फिर।
पढ़े, देखना, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज, मतलब कौन से न्यू एम्प्लॉइज, न्यू रिक्रूटमेंट्स। क्यों दे रही है गवर्नमेंट डिडक्शन? सरकार को फायदा होता है। आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करोगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इमेज अच्छा जाता है। तो गवर्नमेंट कह रही है कोई बात नहीं, आप ऐसा करिएगा, आप जो न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बना रहे हो ना, उसका एक पोर्शन आप हमारे ऊपर डाल दो, हम आपको टैक्स बेनिफिट दे देंगे। सेक्शन 80 डबल जे डबल ए बढ़िया सेक्शन है, अच्छा सेक्शन है। किसको मिलता है ध्यान दीजिएगा। इसमें एलिजिबल पर्सन्स कौन है, पहला क्वेश्चन अराइज होता है, हु आर द एलिजिबल पर्सन्स। तो इसमें एलिजिबल पर्सन है एसएससी, कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल जे डबल ए इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर satisfied. Assessee has income from business and is subject to tax audit under section 44AB. पीजीबीपी के अंदर 1 करोड़ के ऊपर टर्नओवर निकलता था तो हम क्या करते थे, टैक्स ऑडिट करवाते थे नॉर्मल केसेस में ड्यूरिंग द कंसर्न फाइनेंशियल ईयर। पहली बात 80 डबल जे डबल ए जिनका टैक्स ऑडिट है उनके ऊपर लग रहा है, बात क्लियर है। रिपोर्ट ऑफ द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट का मतलब यहां पे क्या है, अकाउंटेंट का मतलब है यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट। गिविंग द प्रेस्क्राइब्ड पर्टिकुलर हैज टू बी फर्निश्ड बिफोर 30th सितंबर। बेटा ये हैज टू बी का क्या मतलब है, रिपोर्ट जाती इसी डेट पे है भाई। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एक्चुअल में कब जाती है, उसकी लास्ट डेट क्या होती है, 30 सितंबर होती है। बीइंग द स्पेसिफाइड डेट रेफर्ड अंडर सेक्शन, बिजनेस ऑफ द असेसी इज नॉट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप, यानी कि आपका जो बिजनेस है वो 2 बिजनेस तोड़ के ना बनाया गया हो, उसका रिकंस्ट्रक्शन ना किया गया हो, किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस का रिकंस्ट्रक्शन ना हुआ हो। मोर ओवर बिजनेस शुड नॉट बी एक्वायर्ड बाय द असेसी बाय द वे ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम एनी अदर पर्सन और एज अ रिजल्ट ऑफ एनी बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। किसी तरह का अमेलगमेशन, किसी तरह का मर्जर, किसी तरह का डीमर्जर नहीं होना चाहिए। These all are the forms of reorganization. आप लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा, तो देयर आर सर्टेन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, अमेलगमेशन, डीमर्जर, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, दैट इज समथिंग डिफरेंट। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बाइजू कंपनी का हुआ था अभी थोड़े दिन पहले, नहीं तो किसी तरह का कोई रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्वांटम एंड पीरियड ऑफ डिडक्शन, कितना डिडक्शन मिलेगा, तो इसका सर क्रक्स क्या है, तो बिजनेस शुड बी न्यू बिजनेस। आपका बिजनेस क्या होना चाहिए, आपका बिजनेस नया बिजनेस होना चाहिए। अच्छा देखो क्या लिखा हुआ है, 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, क्या लिखा है, 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल जे डबल ए। 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, आपके लिए वर्किंग नोट बनेगा किसका, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का। चलो एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब बताओ यश, एम्प्लॉय कॉस्ट का क्या मतलब है, एम्प्लॉय कॉस्ट का कैलकुलेशन बताओ मुझे एक बार। आप किया है आपने एम्प्लॉय कॉस्ट का कैलकुलेशन कॉस्ट अकाउंटिंग में, नहीं है क्या, अच्छा, अरे वाह, एक ही ग्रुप है बस, मतलब तो 6-7 महीने में एक ही ग्रुप पढ़ेगा है, कहाँ है, तो मेरे को नहीं पता थी यार ये बात, पाप है ये, एक ग्रुप देना। अलग सजा है इसकी ऐसे में। चल भाई बता, एम्प्लॉय कॉस्ट, बहुत बढ़िया, जैसे मैं ही पूछ रहा हूं एम्प्लॉय कॉस्ट कहीं पे सुना है क्या आपने, कहाँ सुना है,
अभी सुना है? अरे लेबर कॉस्ट पढ़ा है क्या? पढ़ लिया क्या वो? तो उसमें लेबर कॉस्ट शीट नहीं बनाई क्या? लेबर कॉस्ट शीट बनाई होगी ना यार, बनाई होगी ना। लेबर कॉस्ट शीट बनाई होगी तो लास्ट में जो एक्चुअल लेबर कॉस्ट निकल के आ रही थी, लेबर कॉस्ट पर यूनिट जैसे आपने निकाला था, यूनिट मतलब एक लेबर को एक यूनिट मान के निकाला था, तो वो लेबर कॉस्ट जो निकल के आ रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें बेसिक, डीए, अरे सैलरी हेड के जैसा ही था वो सैलरी हेड में जो टोटल सैलरी जोड़ते थे ना, वो वैसा ही था वहां पे लेबर कॉस्ट। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब हो गया एडिशनल लेबर कॉस्ट। क्या मतलब हो गया? एडिशनल लेबर कॉस्ट का 30% शैल बी अलाउड एज। अब आपको एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट एज पर इनकम टैक्स भी निकालनी पड़ेगी। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में तो निकाली थी आपने, तो एज पर इनकम टैक्स एम्प्लॉय कॉस्ट कैसे निकलती है वो भी निकालना है। डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर अ कॉन्जिक्यूटिव पीरियड। भाई वर्ड देखो क्या लिखा है, कॉन्जिक्यूटिव पीरियड ऑफ 3 years। कोई एक साल मिस कर दिया, टाटा बाय बाय, अगले बार नहीं मिलने वाला है वो। तो आपको ध्यान में रखना है भाई क्या, कि जो आपको डिडक्शन मिलेगा वो अगले 3 साल के लिए मिल रहा है, हाँ या ना। स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच सच एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड। कौन से साल से शुरू होगा? जिस साल पे वो एम्प्लॉयमेंट दिया गया होगा। इन केस ऑफ न्यू बिजनेस, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब न्यू बिजनेस के केस में एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट इज इक्वल टू पेमेंट्स मेड और पेमेंट्स पेबल टू एम्प्लॉई एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जो पे करना है या जो पे किया है एम्प्लॉयज को पहले फाइनेंशियल ईयर में, तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एम्प्लॉयज को जो तुमने पे करा है उसका 30% निकाल देंगे। अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ऑलरेडी एक बिजनेस चल रहा है और वहां कोई एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट आई है, तो एमोल्यूमेंट्स पेड और पेबल टू द एडिशनल एम्प्लॉय एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, हाउएवर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट शैल बी टेकन टू बी निल इन द फॉलोइंग 2 cases। 2 सिचुएशंस में निल लिया जाएगा। पहला, देयर इज नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉयड ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है 24-25 और प्रीसीडिंग ईयर है 23-24, तो 31 मार्च 2024 को 100 एम्प्लॉय थे और 31 मार्च 2025 को भी कितने एम्प्लॉयज थे? 100 ही थे। ध्यान देना, अब 100 थे, इस दौरान कुछ गए और कुछ आए, लेकिन टोटल कितना रहा? 100 रहा। बात समझ आई भाई? लेबर टर्नओवर की वजह से नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आते और जाते तो है ना। फ्लक्स रेट, कौन से रेट थे मैं भूल गया यार, बहुत साल पुरानी बात है। कुछ रेट्स थे ना, निकाले होंगे ना ऐसे आपने, रिप्लेसमेंट रेट और क्या था, यही कुछ रेट्स निकाले थे आपने, है ना। 3-4 रेट्स थे ये वाले ना। तो ये लेबर टर्नओवर रेशियोज या लेबर टर्नओवर रेट्स बोलते हैं हम इनको, है ना। तो वो कह रहे हैं कि लास्ट ईयर में लेके और इस साल में लेके जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं वो क्या रहे हैं? बराबर रहे हैं। अच्छा, इमोल्यूमेंट्स आर पेड otherwise than by account pay check, account pay bank draft or by the use of ECS through a bank account or through such other electronic mode। इसमें आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT, RTGS, IMPS, UPI सब आ जाता है। पहला, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चेंज नहीं हुए, कोई एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा, आपने कोई पेमेंट कैश में कर दी होगी तो कोई आपको क्या नहीं मिलेगा? डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, राइट। अच्छा, एम्प्लॉय का क्या मतलब है? अगर हम टैक्सेशन में ढूंढ रहे हैं एम्प्लॉय, तो आपका मतलब तो सिंपल है, कोई बंदा पकड़ के लाए, लगा दिया काम पे। तो लोग इंडियंस दिमाग लगाते हैं, अब दिमाग लगाएंगे तो गवर्नमेंट उसको पहले ही बंद कर देगी रास्ते को। तो इन्होंने एम्प्लॉय का मतलब भी बता दिया। 80JJAA के अंदर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट एम्प्लॉय की निकलेगी, और एम्प्लॉय कौन होगा वो यहां लिख रखा है, एन एम्प्लॉय हुज टोटल पेमेंट आर मोर देन 25,000 पर मंथ। यानी कि 25,000 से कम वाले को एम्प्लॉय नहीं मानते। टोटल पेमेंट क्या होनी चाहिए? 25,000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। 25,000 रुपए से ज्यादा लिखा है, 25,000 रुपए नहीं लिखा है।
25 से ज्यादा लिखा है, मोर देन 25 लिखा है, 25 है तो नहीं मानेंगे। अगला, एम्प्लॉय हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। मान लो कोई ऐसा एम्प्लॉय आपने लगा रखा है जो प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, तो जो प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं करता, बात खत्म। एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 240 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 240 दिन या उससे ज्यादा एम्प्लॉय है और उस एम्प्लॉय को आपने एम्प्लॉय करा है मोर देन 240 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। डन। आ जाओ सर, नोट पढ़ो, नोट पढ़ो। 240 दिन से ज्यादा काम पे लगाना है, तो एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 240 days ड्यूरिंग द पीरियड। अगर इससे कम काम पे लगाए तो वो एम्प्लॉय नहीं मानेंगे हम उसको। कैजुअल वर्कर्स को पकड़ लाए, आज काम करवाया कल नहीं आना, और उधर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट पे दिखा दिया, तो ये नहीं चलेगा। 3 कंडीशंस हैं। पहला, पेमेंट कितनी होनी चाहिए, 25 से ज्यादा आरपीएफ में कंट्रीब्यूट करवाते हो आप उससे, और 240 दिन से कम काम नहीं करवाया हो, ध्यान रखना। नोट, in order to encourage creation of new employment where an SSE is engaged in a business of manufacturing of apparel, footwear, leather products, minimum period of employment of an employee has been reduced from 240 to 150 days। 3 केस में 240 की जगह कितना लगेगा? Therefore, in case of SSE engaged in a business of manufacturing of this, reduction under section 80JJ would be allowable in respect of additional employee cost incurred in respect of employee employed for a period of at least 150 days during the previous year। और फटाफट से सेकेंड नोट भी रीड कर लो, फटाफट से करो रीडिंग, फिर इसका क्वेश्चन करते हैं। पढ़ लिया? Where an employee is employed during the previous year for a period of less than 240 or 150, as case may be, but employed for a period of 240, 150, immediately succeeding year, he shall deemed to have been employed in the succeeding year, and provision of section 80JJA shall apply accordingly। समझो इसका मतलब, समझो। आपने 25 की बात करते हैं, आपका प्रीवियस ईयर 24-25 है, एक बंदे को आपने हायर किया, वो यहाँ पे 110 दिन काम करके गया। कितने दिन? 110 दिन काम किया, साल खत्म हो गया। अब इस साल के लिए हमें चाहिए था मिनिमम 240, बट आया कितना? 110। तो इस साल के लिए हम उसको डिडक्शन नहीं देंगे, बट नेक्स्ट ईयर जब 25-26 के प्रीवियस काम करेगा, मान लीजिए 246 किया, तो वो इस साल के लिए क्या माना जाएगा? इस साल के लिए हम उसको एम्प्लॉय मानेंगे, और इस साल से हम उसको एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट पे इस साल से 80JJA रिडक्शन ले लेंगे। तो नहीं मिलेगा, बट इस साल से मिल जाएगा। डन। क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार मेरे साथ आप लोग, ये क्वेश्चन रीड करेंगे। 80JJA का क्वेश्चन दिया हुआ है, आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है? इसका कुछ डेटा आपको अपने पास लिखना हो तो लिख भी लीजिएगा।
आंसर बनाने के लिए कुछ चाहिए होगा आपको तो लिख लीजिएगा। क्या बना रहे हैं भाई साहब? मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कंप्यूटर्स की। नंबर ऑफ डेज कितना चाहिए होगा? नंबर ऑफ डेज हमें चाहिए होंगे 240। कितने चाहिएंगे? 240। एम्प्लॉयड 350 न्यू एम्प्लॉयज इस प्रीवियस ईयर में, 350 एम्प्लॉयज नए रखे इन्होंने। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 75, 125, 50 और 100। ये बाइफर्केशन है। एम्प्लॉयमेंट का डेट है 1 अप्रैल 24, 1 मई, 1 अगस्त और 1 सितंबर। ये रेगुलर कैजुअल। कैजुअल को बाहर फेंक दो, रेगुलर रखो सिर्फ। कैजुअल तो कोई होगा ही नहीं ना, कैजुअल तो पकड़ के लाए तुम, उसको बाहर रखो। हाँ, कैजुअल तो दिहाड़ी वाले होते हैं, उनको बाहर रखो। अब आओ इधर, मंथली इमोलमेंट्स 24,000 कट गया, कांटा 25 से कम है। 26 पास हो गया, 17 कट गया, 24 भी कट गया। डन। तो बचा कितना हमारे पास? सिर्फ 125। अब आप नीचे पढ़ो यहाँ पे, रेगुलर एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन आरपीएफ while casual employee do not participate. Compute the deduction if any available to Mr. A if profit and gains derived from the manufacturing of computer of that year is 75 लाख और टोटल टर्नओवर कितना है? ठीक है। What would be your answer if Mr. A has commenced the business of manufacturing of apparels? अब साहब एक बात बताओ, इसकी सिचुएशन को जरा चेक करो पहले। इसके सिचुएशन को चेक करो फटाफट से। 1 मई 2024 को से 31 मार्च 2025 तक नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करो। पास हो रहे हैं क्या? चेक कर लो, पास होना जरूरी है। पास होना जरूरी है। मई के 31, जून के 30, 31 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च। कितने आ रहे हैं भाई? 335 आएंगे, देख लो। ठीक है, 240 क्रॉस कर रहा है। तो इसकी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट निकाल लो। 125 इंटू 26 इंटू 12। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी आएगी चेक करो, कैलकुलेशन करो फटाफट। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ईयर, देखो भाई बोर्ड पे देखो रे, 50। कैजुअल को हटा दो। रेगुलर एम्प्लॉय एम्प्लॉयड ऑन सिंस टोटल मंथली इमोलमेंट्स कितना है? 1 मिनट, 1 मिनट, रुको 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 रुको। हाँ सॉरी 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 सॉरी, हाँ 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 हाँ, रुको 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 रुको, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। इसको हटाओ, ये हटेगा ना? सॉरी, ये हटेगा। बाकी सब क्लियर? ये भी हटेगा भाई, ये 2 हटेंगे ना? ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। डन है ना? 25 से ज्यादा वाला, 25 से ज्यादा वाला नहीं जा रहा, हाँ या ना? और कैजुअल नहीं जा रहा। 25 से ज्यादा वाला नहीं जा रहा और कैजुअल नहीं जा रहा। अच्छा वो गलत पढ़ लिया था, ठीक है, ये ठीक है। रेगुलर एम्प्लॉय एम्प्लॉयड, इसको भी हटा दिया। रेगुलर एम्प्लॉय एम्प्लॉयड सिंस दे हैव एम्प्लॉयड फॉर लेस देन 240। भाई ये वाले जो है ना, ये तो 240 से कम में रहेंगे ना। आप चेक करो, सितंबर से लेके सितंबर में आ गया मेरा कितना, कितने दिन आ गए सितंबर के? 30, और अक्टूबर के 31, नवंबर 30, दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च 31, 212 दिन आ रहे हैं इसके। तो ये वैसे ही हट गया। तो मैंने किसको किसको हटा दिया? 3 को हटा दिया। बचे कितने मेरे पास? बचे कितने? पहले वाले 75 बचे, आया ना? 75 बचे। अब 75 को पेमेंट कितनी करी है?
75 को पेमेंट करिए 24 के हिसाब से 12 महीने की, 2 करोड़ 16 लाख आ गया। और 2 करोड़ 16 लाख का 30% निकाल लो, कितना आया? कितना आया? 64,80,000। ये मिलेगी मुझे डिडक्शन। एक बार ये केस टू सॉल्व करना, अगर ये अपीयरल का केस होगा तो कौन कौन कवर हो जाएंगे? तो 150 वाले कवर हो जाएंगे। सुनो तो, ये भी इंक्लूड हो जाएगा, ये तो था ही। अरे बोलो ना। और कैजुअल तो नहीं रहेगा ना? ये आ जाएगा 100 वाला, तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा कितना? 175। 175 के हिसाब से कैलकुलेशन कर लो, 175 के हिसाब से कैलकुलेशन करो। नीचे आओगे सेकंड केस में, मेरे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने आ जाएंगे? पढ़ो यहां से। इफ मिस्टर ए इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपैरल, then he would be entitled to deduction under section 80 double J double A in respect of employee cost on regular employee employed on फर्स्ट, यानी कि कितना? 1 सितंबर 2024 सिंस दे हैव बीन एम्प्लॉयड मोर देन 150 डेज। तो कितना आ गया? ये तो था ही, पहले निकाल ही लिया था ये तो आपने, पुराने वालों को तो निकाल ही लिया था ना। 24,000 इंटू 7 महीने इंटू 100, तो टोटल कितना आ जाएगा? 384 का 30% कितना आएगा? 1,15,20,000। क्लियर? इस पे क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना इसमें से, इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, अब आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो पहले वो पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, क्या? हाँ, ये लीजिए। हम्म, ये लीजिए, ये एम्प्लॉय का मतलब है एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। एग्जिस्टिंग बिजनेस में जो नए एम्प्लॉयज हायर हुए हैं उनका, मान लो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में कोई चेंज नहीं आया तो कोई भी नया पैसा हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। ठीक है, और लास्ट में हमने किसका मतलब लिखा है? एम्प्लॉयज का मतलब लिखा है। एम्प्लॉयज का क्या मतलब है? ठीक है, ओवर। बोलो, आ जाओ एक बार यहाँ पे। ठीक है,
एक ना एक क्वेश्चन हो जाएगा क्या आपसे? 6 नंबर हो जाएगा, बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। रुद्रा हैज 1 यूनिट इन SEZ, बात नहीं बेटा। अनदर यूनिट DTA, he provides the following detail for the previous year 24-25, टोटल सेल्स कितना? 6 करोड़। कहाँ पे? SEZ में। और DTA में कितना? 2 करोड़। एक्सपोर्ट सेल और डोमेस्टिक सेल, नेट प्रॉफिट, ठीक है। प्रोसीड फ्रॉम एक्सपोर्ट सेल इन SEZ रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट तक कितना आ गया? 3 करोड़। तो आपको रेलिवेंट कितना है? सिर्फ 3 करोड़। ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट, कैलकुलेट द एलिजिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। ये पेपर में आया था क्वेश्चन, फिर एज इट इज छाप के इन्होंने यहाँ पे दे दिया। तो 3 करोड़ से आपको निकालना है, कैलकुलेशन 3 करोड़ से करना है, कर लो, कैलकुलेटर भी निकाल लो। और यूनिट कब सेटअप हुई थी? यूनिट सेटअप कब हुई थी? इंफॉर्मेशन दी है क्या? कुछ दी है? 2016। तो आप कौन से वाले ब्रैकेट में हो? फर्स्ट में कि सेकंड में? सेकंड ब्रैकेट में हो आप। लगभग 8 साल हो गए ना, 7 साल हो गए ना, तो 50% ही मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? 50%। तो आप क्या करोगे? नेट प्रॉफिट 80 लाख का है, हाँ या ना? टोटल टर्नओवर कितनी है? टोटल टर्नओवर कितनी है? 6 करोड़। उसमें से कितना आ गया? 3 करोड़। कैलकुलेशन करके निकाल लो। DTA का नहीं निकालना है, DTA का तो डेटा जो है ना, DTA का उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो पूरा टैक्स होगा। DTA वाला तो फुल्ली टैक्स है, आया ना? तो सिर्फ और सिर्फ आपको किसका निकालना है? आपको सिर्फ और सिर्फ SEZ का निकालना है। हो जाएगा? बोलो भाई बच्चों।